नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा वाली और इस वक्त की अहम खबर से आपको रूबरू करा दें, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई है। सुल्तानपुर की बात करें, यूपी के सुल्तानपुर में 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर दिया गया है। बता दें कि सभी की निगाहें इस पर थी। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि 3-4 साल पहले जहां सिर्फ जमीन थी, अब वहां से होकर इतना आधुनिक एक्सप्रेसवे गुजर रहा है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था, तब ये सोचा नहीं था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। पीएम मोदी ने कहा यह एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की तरफ ले जाएगा। यह एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे नई यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। यह एक्सप्रेसवे यूपी की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का एक्सप्रेसवे है। उन्होंने कहा कि यूपी में 7 से 8 साल पहले जो स्थिति थी, उसे देखकर मुझे हैरानी होती थी कि आखिर उत्तर प्रदेश को कुछ लोग किस बात की सजा दे रहे हैं। 2014 में जब यूपी ने देश ने मुझे महान भारत भूमि की सेवा का अवसर दिया, मौका दिया, तो मैंने यूपी के विकास के लिए बहुत सारे विकास के कार्य शुरू करवाए। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने पहुंचे तो गदगद नजर आए, खुश नजर आए और बताया कि कैसे इस एक्सप्रेसवे को लेकर जो सपना उन्होंने संजोया था, आज वो साकार हुआ है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीरें उस दौरान की है जब वो एक्सप्रेसवे पर पहुंचे थे और निरीक्षण वहां पर कर रहे थे। आपको बता दें 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इस बात का जिक्र किया जब वो उतरे इस एक्सप्रेसवे पर। आप देखिए जरा तस्वीरें, एक एहसास, एक खुशी का जो जेस्चर था वो नजर आ रहा था उस दौरान। और उन्होंने कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं खुद इस एक्सप्रेसवे पर उतरूंगा। जब वहां पर पहुंचे वो तो बहुत खुश नजर आए, उत्साहित नजर आए और पूर्वांचल के लिए एक बड़ी सौगात, चुनाव से पहले कह दें या फिर जो सपना संजोया गया था उसे पूरा कर दिया गया। हालांकि इसके दो पहलू हैं। अगर दूसरे पहलू पर हम नजर डालें, प्रकाश डालें, तो समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि भाई हमने इस कार्य की शुरुआत की थी, लेकिन इस पर क्रेडिट ले रही है बीजेपी पार्टी। अब बीजेपी ने भी साफ कर दिया है कि भैया आप इस बात का क्रेडिट ले रहे हैं तो आप राम मंदिर निर्माण का भी क्रेडिट ले लीजिए, कह दीजिए कि आप ही की सरकार के समय इसकी शुरुआत हुई थी। खैर, अभी की अगर हम बात करें तो पूर्वांचल को ये जो सौगात मिली है, ये अपने आप में एक बड़ी सौगात है। अब लोगों का जो सफर पहले बहुत मुश्किल भरा था, वो इस एक्सप्रेसवे के बाद अब और सरल हो जाएगा, आपको सुविधा हो जाएगी। और इसी की जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दी। और उधर उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सूबे को बड़ी सौगात से नवाजा है। ये सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट माना जा रहा है। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का बटन जैसे ही दबाया, सीएम योगी ने जय हिंद जय श्री राम का नारा बुलंद किया। योगी ने इस नारे के लिए सूबे में होने वाले विधानसभा चुनाव की तस्वीर को लेकर बहुत कुछ साफ करने की कोशिश की और साथ विकास और हिंदुत्व के साथ साथ राष्ट्रवाद के एजेंडे पर चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। बीजेपी 2022 विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व और विकास के एजेंडे को लेकर सियासी समीकरण बिछाने में जुटी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के जरिए सीएम योगी ने पूर्वी यूपी में विकास की इबारत लिखने की कवायद की है। तो साथ ही बीजेपी सरकार अयोध्या में बन रहे राम मंदिर को अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। यही वजह है सीएम योगी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के दौरान जय हिंद के साथ साथ जय श्री राम का नारा लगाकर बीजेपी का चुनावी एजेंडा साफ कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया और ये एक्सप्रेसवे करीब 341 किलोमीटर लंबा है। एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी यूपी को जोड़ेगा। एक्सप्रेसवे लखनऊ के चांद सराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का करीब खर्चा बताया जा रहा है जो आया है। और यह एक्सप्रेसवे 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर निकलेगा। तो जिस एक्सप्रेसवे का हम जिक्र कर रहे हैं, आइए आप सभी दर्शकों को एक बार ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या सुविधाएं अब आपको मिल पाएंगी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सफर आप लोगों के लिए सुहावना हो जाएगा, क्योंकि करीब 9 जिले बताए जा रहे हैं जिसमें जुड़कर जिस पर आप इस सफर को पूरा कर पाएंगे। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें
कि आपको सुविधाएं मिलेंगी। इसमें 9 जिले बताए जा रहे हैं, आजमगढ़ है, मऊ है, गाजीपुर है और साथ ही साथ लखनऊ भी है इसमें शामिल। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लेकर बहुत सारी चीजें ऐसी सामने आई हैं जिसका खुद जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किया है। 9 जिलों का जिनका हम जिक्र कर रहे हैं उनमें लखनऊ है, बाराबंकी है, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर। इन 9 जिलों से होकर ये निकलेगा एक्सप्रेसवे और आपका सफर अब और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एक बड़ी सौगात दे दी गई है उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रूप में और इन 9 जिलों से होकर ये गुजरेगा। ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 2018 में आजमगढ़ से इसकी आधारशिला रखी गई थी। तो बताते चलें कि लखनऊ के चांदसराय गांव से ये शुरू होगा जो गाजीपुर में NH 31 पर स्थित हैदरिया गांव पर खत्म होगा। तो इसकी अगर हम कुल लंबाई की बात करें तो 341 किलोमीटर है। स्टार्ट पॉइंट लखनऊ से चांदसराय गांव से इसकी शुरुआत होगी। एंड पॉइंट की बात करें तो गाजीपुर से हैदरिया गांव तक का ये सफर रहेगा। कुल लागत इसमें बताई जा रही है 22,494.66 करोड़ रुपए जो इस पर लगे हैं। यानी इतना पैसा जो लगाया गया है उसके बाद ये तो तय है कि आप सभी लोगों की यात्रा अब बहुत ज्यादा सरल हो जाएगी, आसान हो जाएगी। अगर लखनऊ से दिल्ली की दूरी की बात करें तो आगरा और नोएडा के बीच 2 से ढाई घंटे का समय आपको लगेगा। गाजीपुर से लखनऊ के बीच आपको 4 से 4.5 घंटे का ही समय लगेगा। और इसी के साथ लखनऊ से अगर आगरा आप जाने की सोच रहे हैं तो और इजी होने वाला है आपका सफर, क्योंकि 3 से सिर्फ 3.5 घंटे आपको लगेंगे। आगरा से नोएडा जाने के लिए आपको 2 से ढाई घंटे का समय लगेगा। और आपको ये भी बता दें कि जो फ्लाईओवर है करीब 18 फ्लाईओवर्स हैं, 7 अंडरपास हैं। तो ये पूरा डिटेल इस एक्सप्रेसवे का कुछ इस तरह से है। आप अब अपने सफर को आसान कर पाएंगे। 18 फ्लाईओवर बताए जा रहे हैं, 7 अंडरपास हैं और 9 जिले हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। 341 किलोमीटर लंबी है ये सड़क, ये एक्सप्रेसवे, यानी इसकी लंबाई करीब 341 किलोमीटर है। तो अब एक और बात आपको बता दें कि इस एक्सप्रेसवे में अभी जो 6 लेन बताए जा रहे हैं कि बनाया गया है, जिसे भविष्य में 8 लेन भी किया जा सकता है, इसे बढ़ाया जा सकता है। इस एक्सप्रेसवे से गाजीपुर से दिल्ली पहुंचने में 10 घंटे लगेंगे। यूपी सरकार के मुताबिक अक्टूबर 2018 में इसका काम शुरू हुआ था और 3 साल में इसे पूरा कर लिया गया है। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर इसे संजो कर रखा गया है। एक ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर इसे देखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो पूरा हो चुका है। एक्सप्रेसवे की जो खास बातें हैं वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं। 7 अंडरपास हैं, 18 फ्लाईओवर हैं। कहां से स्टार्ट होगा, कहां से एंड होगा, उसका भी हमने जिक्र किया। 9 जिले जो इसमें जुड़े हुए हैं और 341 किलोमीटर लंबाई है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। तो आपका सफर अब सुहावना भी होगा और आसान भी। और इसी के साथ केंद्र सरकार ने 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का निर्णय लिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी है और ट्वीट कर कहा कि एक बड़ा फैसला लिया गया है जिससे बड़ी संख्या में सिख तीर्थयात्रियों को लाभ होगा, फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी सरकार की बात करें तो कल यानी 17 नवंबर से करतारपुर साहिब कॉरिडोर को फिर से खोलने का फैसला किया गया है। ये निर्णय श्री गुरु नानक देव जी और हमारे सिख समुदाय के प्रति मोदी सरकार की अपार श्रद्धा को दर्शाता है। और वही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण से हालात बहुत खराब हो चुके हैं, लेकिन दिल्ली समेत देश के उत्तरी राज्यों में भी बहुत ज्यादा हालात बेहतर नहीं है। प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, ये मुद्दा गरमाया हुआ है और तो और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। खबर ये भी है कि मुंबई की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली हो गई है। 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, मुंबई के भी और दिल्ली के भी हालात। आप देख सकते हैं, भांप सकते हैं कि हवा कितनी जहरीली हो चुकी है। समुद्र से आने वाली हवाओं की रफ्तार का मंद पड़ना और ढेर सारे वाहनों के चलने का अंजाम ये हुआ
कि दक्षिणी मुंबई की हवा दिल्ली से भी ज्यादा जहरीली बताई जा रही है। सोमवार को दक्षिण मुंबई में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 345 अंक तक जा पहुंचा। दिल्ली में सोमवार को AQI 331 था। इसीलिए अब मुंबईकरों को यह चिंता सताने लगी है कि अगर मुंबई में भी प्रदूषण का स्तर दिल्ली से मुकाबला करने लगा है तो यहां भी पॉल्यूशन लॉकडाउन की नौबत ना आ जाए। मुंबई के कोलाबा में हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित पाई गई है और उसके बाद माझगांव का नंबर आता है। यहां हवा की क्वालिटी का इंडेक्स 325 है। तीसरे नंबर पर बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स की बात करें तो यहां एक क्वालिटी इंडेक्स 314 और मालाड में 306 पाया गया है। अंधेरी भी इनसे पीछे नहीं है। अंधेरी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 259 पाया गया है। जब एयर क्वालिटी का इंडेक्स इतना ज्यादा बढ़ने लगता है तो स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं होने लगती हैं। इस वजह से अस्थमा और सांस जैसी जो इनसे जुड़ी हुई बीमारियां हैं वो होने लगती हैं। तो दोनों तस्वीरें आपके सामने देखिए, मुंबई और दिल्ली में हालात अब बेहतर नहीं नजर आ रहे। श्रीनगर में सोमवार को हैदरपोरा बाईपास पर मुठभेड़ में 2 आतंकी और एक OGW यानी ओवरग्राउंड वर्कर को मार गिराया गया है। आतंकवादी की गोलाबारी में अल्ताफ अहमद घायल हो गया है, जिसे उपचार के दौरान ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया। मुठभेड़ पर सवाल उठाते हुए PWP ने मामले की जांच की मांग की है। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी शामिल है, जिसकी पहचान बिलाल भाई के रूप में हुई है। दूसरा आतंकी आमिर बनिहाल का रहने वाला था। कश्मीर जोन के IG विजय कुमार ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली 2 से 3 आतंकी एक घर में छुपे हुए हैं, जिसके बाद घेराबंदी की गई, तलाशी की गई और 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। सुरक्षा बलों के साथ श्रीनगर में यह मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। तस्वीरें देख सकते हैं उस वक्त की, ये पाकिस्तान का दहशतगर्द बिलाल जिसका खात्मा कर दिया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि अहम खबर, 2 आतंकी मार गिराए गए हैं और कॉल सेंटर जहां चल रहा था उसे देखकर पुलिस भी दंग थी। वहीं सीबीआई आज देश में 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 76 जगहों पर तलाशी ले रही है। सीबीआई ने ऑनलाइन बाल यौन शोषण और शोषण से संबंधित आरोपों पर कुल 83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर 2021 को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आंध्र प्रदेश, दिल्ली, यूपी, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। वहीं बच्चों के यौन शोषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 14 से 20 नवंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में बाल सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। बताते चले कि इंटरनेट पर दुनिया भर में बढ़ता बाल यौन शोषण एक वैश्विक समस्या बनता जा रहा है और इस समस्या के कारण खेलता कूदता बचपन धीरे धीरे बर्बाद हो रहा है। भारत में भी बड़े पैमाने पर बच्चों के प्रति अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे ही अपराधों को रोकने के लिए सीबीआई ने 2 साल पहले अलग से एक यूनिट गठित की थी, जो देश भर में बच्चों के ऊपर होने वाले ऑनलाइन बाल यौन शोषण को रोकेगी। भारत में कोरोना महामारी से बचने के लिए दोनों डोज लगवा चुके लोग अब भी कोविड-19 की चपेट में आने लगे हैं। केरल की बात करें तो यहां रोजाना दर्ज किए जाने वाले कोरोना के मामलों में 40% मरीज ऐसे हैं जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। यानी भारत में अब बैक थ्रू इन्फेक्शन का खतरा बढ़ गया है। बैक थ्रू इन्फेक्शन यानी उन मामलों से है जिसमें दोनों डोज लगवा चुके मरीज भी संक्रमित हो रहे हैं। इस खतरे को देखते हुए जल्द ही बूस्टर डोज की जरूरत पड़ सकती है। अगर केरल के साथ साथ अन्य राज्यों में भी दोनों डोज लगवा चुके लोगों में संक्रमण के मामले बढ़ते हैं तो एक बार फिर मुसीबत का अंदेशा है। केरल समेत देश भर में कोरोना के मामलों में कमी आई है, लेकिन बैक थ्रू इन्फेक्शन ने चिंता बढ़ा दी है। केरल में अभी भी नए मामलों में सबसे ज्यादा केस यहां पर आ रहे हैं। बैक थ्रू इन्फेक्शन में दोनों टीके लगने के बाद भी लोग वायरस की चपेट में आ जाते हैं। यहाँ पिछले एक हफ्ते में आंकड़े देखें तो 6000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। यानी अब केरल की स्थिति गंभीर हम कह सकते हो रही है। यहाँ पर कोरोना वायरस के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं, लेकिन चिंता का विषय यह है कि जिन लोगों ने दोनों डोज ले लिए हैं उनमें ये मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। यानी 40% की आबादी बताई जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज।